बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो सबसे पहले जी बिजनेस प्रोफाइल जी प्लीज। अगर हमारा करंट बिजनेस है और उसको हमारे पास लॉगिन कुछ भी नहीं तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। बस बहुत पुराना इनका लॉगिन बना हुआ है तो वो उसको क्लेम करना चाह रही है अपनी करंट आईडी से। अब देखें बेसिकली क्लेम उस सूरत में हो सकता है गूगल के पास जो आईडी के पहचान है ना कि आईडी आपकी है, वो जिस आईडी से आपने बनाया हुआ है, जिस ईमेल से आपने बनाया हुआ है, जो उसमें मोबाइल आपने स्टोर किया हुआ है, आप उसे क्लेम कर लें और अगेन एंड अगेन क्लेम करें तो मे भी किसी लेवल पर जाकर वो आपको आपके मोबाइल से आइडेंटिफाई कर ले। अदरवाइज वो आपको आइडेंटिफाई करेगा आपके ईमेल अकाउंट से। आप जो कुछ भी करोगे ना, ठीक है, आप इवन मैं मैनेजर भी होऊंगा और मैं उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा, मुझे एज ए मैनेजर भी आइडेंटिफिकेशन नहीं देगा, बल्कि वो मुझे आखिरी ईमेल ये भेजेगा कि आप इसके ऑनर नहीं हैं, इसके ऑनर का ये ईमेल है डैश डैश डैश, आगे 2 कैरेक्टर दिखा देगा आपको। आपने अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो मुझे इस ईमेल से भेजें, ठीक है। उस सूरत में भी ऐसे ही वो करेगा, ठीक है। लेकिन आप क्लेम कर सकते हो। उनके पास ईमेल भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है किसने बनाई है, बहुत पुरानी बनी हुई है। सिक्योरिटी के लिए भी ऐड होती है वहाँ पे, उसमें फिर आपका अलर्ट जाता है कि सिक्योरिटी अलर्ट आ रहा है। सर इनका B2B बिजनेस था, इन्होंने जब बिजनेस वहाँ से परचेज किया प्रोडक्ट तो तब कंपनी ने इनको रजिस्टर करके दिया, मोबाइल्स का बिजनेस था और कंपनी ने इनको ईमेल और लोकेशन अलॉट करके दी। और ईमेल क्या है ये भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। कौन सी कंपनी ने करके दिया था? देखिए कहीं ना कहीं आपको अगर मैसेज आएगा तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं एक बिजनेस को मैनेज भी कर रहा हूँ और मैं उसके लिए कुछ अगर गूगल को रिक्वेस्ट भी भेजूंगा तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद पहले वो अंडरस्टैंड करेगा मुझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो मुझे आखिरी ईमेल ये भेजेगा कि आप इसके ऑनर नहीं हैं, डैश डैश ईमेल जो है, यानी कि ईमेल का कुछ हिस्सा पार्ट आपको दिखा कर कहेगा कि ये वाली ईमेल से ये अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। आप उधर से ही ये रिक्वेस्ट भेजेंगे तो फुलफिल होगी, अदरवाइज ये आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं। बता तो रहा हूँ, पूरा नहीं बताएगा, आपको हिंट दिखाएगा, आपको हिंट देगा सिर्फ। आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसे डिमोलिश कर सकते हैं अगर उसे कोई और बंदा नहीं यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि लाजमी बात है अगर कोई बंदा किसी के बिजनेस के साथ छेड़खानी करेगा तो उसको मैसेजेस जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा उसको एंटरटेन नहीं करेगा, अगेन एंड अगेन एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको रिमूव कर देगा। इसी तरह मैंने एक बिजनेस से अपना मोबाइल नंबर हटाया हुआ है क्योंकि वो बिजनेस प्रोफाइल ऐड हुई थी, हमें नहीं पता था किस में ऐड हुई है, ईमेल का नहीं पता था, लेकिन उसमें मोबाइल मेरा था, ठीक है। सो उन्हें रिक्वेस्ट भेज के अगेन एंड अगेन उन्होंने सिर्फ बिजनेस तो आइडेंटिटी अभी भी वहीं पर ही है, लेकिन वहाँ से मेरा मोबाइल रिमूव हो गया, ठीक है। बिजनेस प्रोफाइल हम गूगल के लिए तो बिजनेस भी बनाएंगे, उसके बाद आगे हम साइटेशंस एक यूज़ करेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, अभी हम उससे डिस्कस करके 1 घंटा ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। बट देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ साइटेशंस, ठीक है। साइटेशन का भी लिंक गूगल से ही बनना है जाकर, आप साइटेशंस करेंगे, URLs होंगे, ठीक है। जैसे कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि ये एक वेबसाइट है जो मेरी प्रोडक्ट को दिखा रही है, लेकिन ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ऐसे ही है ना, कुछ लोगों ने मुझसे कल कहा था। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ था, आपकी वेबसाइट के क्रीडेंशियल्स सारे ऐड किए हुए थे, ठीक है। वो आपकी लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं या साइटेशन साइट्स होती हैं, ठीक है। वो बाद में टॉपिक आएगा जब हम SEO कर रहे होंगे, उस वक्त हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, राइट। कितना इशू आ सकता है, क्या मतलब मुझे नहीं समझ आया। नहीं, किसी और की पिक्चर्स का क्या मतलब, मेरी प्रोफाइल है, मैं ये वाली डिवाइस ही बेचने लगा हूँ, ठीक है, तो सेल कर रहा हूँ ना, मैं लोगों को सेल कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये प्राइस, ये डिवाइस मेरी ऑनरशिप में आ गई है, मैं इसकी ऑनरशिप तो क्लेम नहीं कर रहा। ट्रेडिंग तो होती है, ट्रेडिंग तो सभी करते हैं, इंटरनेट के ऊपर तो होती ही ट्रेडिंग है। इंटरनेट पर आप अपनी प्रोडक्ट्स तो सेल ही नहीं करते हैं, इंटरनेट पर आप करते क्या हो। ई-कॉमर्स की जो वेबसाइट बनी है, दराज जो बना हुआ है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर दराज पर जो डिवाइसेस बिक रही हैं, वो जो बेचने वाले हैं उनकी भी डिवाइसेस नहीं है, वो भी आगे से कहीं और से खरीद के बेच रहे हैं।
ठीक है। सो ये इशू नहीं आता, ठीक है, इस तरह का। अब हम आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि मतलब अनरिलेटेड कैटेगरी में जाने लगे हैं। और मैंने सिर्फ यही देखना था, कल मैंने देखा था कि हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो इंटरफेस है ना, कंप्यूटर इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है, वो अच्छा होना चाहिए, उसको बेहतर करें हम लोग। सबसे पहली बात तो ये है। इसीलिए मैंने आज ये प्लान किया है कि आज हम वो जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको इंट्रैक्शन बताऊंगा, आज मैं वो सारी इंट्रैक्शन आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कुछ लोग भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं भी वैसे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेक्चर की, ठीक है। जो भी मैं कराऊंगा वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा लेक्चर सारा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ना तो मैंने आपको इन पेज सिखाना है, ना फोटोशॉप सिखाना है, ना कोरल सिखाना है, ना फिल्मोरा सिखाना है। सिर्फ इतना सिखाना है कि इन पेज में अगर आप कैप बना रहे हो, थंबनेल बना रहे हो, तो किस तरह टाइप करोगे, इन पेज से कैसे कोरल में लेकर जाओगे, कोरल से कैसे फोटोशॉप में लेकर आओगे, और जब वो आपका इमेज बन जाएगा, कैप्शन बन जाएगी, तो उसे किसी वीडियो एडिटर में कैसे इस्तेमाल करके आगे चल सकते हैं। और वीडियो एडिटर हम फिल्मोरा देखेंगे। फिल्मोरा को जितना हमें चाहिए होता है, आई थिंक सो आधे घंटे में वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी चीज़ पर बेस करता है। पैरेलल आप लोगों ने बिजनेस प्रोफाइल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बिजनेस प्रोफाइल की आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको एक आईडी दिया भी हुआ है, उस पर करें, आप अपनी बनाकर करें। लेकिन अब कैसे करनी है देखें आप, मैं तो आपको चीज़ें कराता जाऊँगा, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं अपने क्लाइंट्स का गूगल ऐड खोलकर आपके सामने रखूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपने जिसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लाजमी बात है, मैं जैसे कल मैंने अकाउंट खोल कर दे दिया था, रिस्क फैक्टर था उसमें, आपने देखा था प्रोफाइल उड़ी भी थी सारी की सारी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आप मैनेजर थे तो इसलिए बिजनेस को कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ आपकी ऑनरशिप जो मैंने दी हुई थी वो रिमूव हुई थी। अगर मैं अपना वो अकाउंट देता जिसमें मैं ऑनर था तो फिर बिजनेस सस्पेंड होना था, क्योंकि मैंने ऑनरशिप वाला अकाउंट नहीं दिया था बल्कि आपको मैनेजर बनाया था। तो उन्होंने यही कहा था कि मैनेजर के अकाउंट से कुछ हो रहा है, तो उसको रिमूव हुआ था। सो इसकी प्रैक्टिस अब आपने करनी है। आपको अपने टूल्स खुद बनाने हैं, सोर्सेज खुद बनाने हैं, काम चीज़ों पे काम खुद करना है। वेबसाइट मैंने आपसे कहा था कि आप अगर देखें, अगर तो आप डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इट इज़ लाइक एन ऑर्डिनरी कोर्स, ठीक है। फाउंडेशन किया हुआ है, ग्राफिक्स किया हुआ है, सब कुछ कर के सर्टिफिकेट घर में रखे हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। आप इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसको अपनी रियल लाइफ में लगाएं, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। कोई बिजनेस नहीं है तो कोई बात नहीं यार, डिजिटल मार्केटर तो बन सकते हो ना, और कुछ नहीं बन सकते तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही सीख रहे हो ना। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैं बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब में 25-30 हज़ार मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता किसी को। 8 से 9 घंटे जॉब करेंगे, 2-2 घंटे आने जाने में लगेंगे, तो 12-13 घंटे की जॉब आपकी होगी, पैकेज वही बनेगा उसका 25-30 हज़ार रुपये का। कोई बहुत अच्छी कंपनी होगी तो हो सकता है 40-50 दे दे आपको, इससे ऊपर डिजिटल मार्केटर की पेमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे, नंबर ऑफ क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहे होंगे, तो आप एक क्लाइंट से 20 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, किसी से 50 भी ले सकते हैं। ऐसा भी होगा कि कोई 7-8 हज़ार रुपये वाला क्लाइंट भी होगा, मतलब वेरी कर रहा होगा। आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स को ले रहे होंगे और अपनी मर्जी के कंफर्टेबल टाइम में उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे। सो आप माइंड यही बनाएं कि हम लोगों ने इस तरीके से काम करना है, ठीक है। फ्रीलांसर की जो टर्म है, फ्रीलांसिंग एकदम शुरू नहीं हो जाती है। फ्रीलांसिंग के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। आपको पहले लोकल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में जाकर आपने अगर किसी अपवर्क में जाना है तो वहाँ जाकर आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट के बगैर आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कोई दे देगा कि आप उधर आ गए हैं तो आपको बिजनेस मिल जाएगा। वहाँ तो बहुत ज़्यादा समझने वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, आप लोकल क्लाइंट ज़्यादा जल्दी ले सकते हो, कि जो लोग लोकल बैठे हुए हैं, किसी की प्रोफाइल नहीं बनी हुई, किसी की वेबसाइट नहीं बनी हुई, किसी की SEO नहीं हुई, किसी को वीडियो मार्केटिंग की ज़रूरत है। सो आप ऐसे क्लाइंट्स को टारगेट करें, ठीक है। लोअर प्राइस से शुरू करें। कोई गूगल ऐड बनवाना चाह रहा है, ठीक है, कोई इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करवाना चाह रहा है, कोई चैनल की वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना चाह रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे। सो आपको कोई बिगिनिंग लेनी पड़ेगी, कोई एक आधी बिगिनिंग लेनी पड़ेगी। किसी का फ्री भी काम कर दें, कुछ भी नहीं होगा तो एक प्रोजेक्ट तो आपके साथ अटैच हो जाएगा ना, कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करें, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमने जो YouTube थंबनेल्स बनाने हैं उसमें हमें उर्दू भी लिखना पड़ सकता है और इंग्लिश भी लिखनी पड़ सकती है। सो इंग्लिश कंपोजिंग का तो हम सबको आइडिया है कि हम किसी भी टूल में कर लेंगे, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे कोरल हो। लेकिन जब हमने उर्दू लिखनी है तो हमने इन पेज से बात शुरू करनी है। मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा, सिर्फ उतनी ही बताऊंगा जितनी मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। फौरी तौर पर कोई थंबनेल बनाने के लिए जो ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ वही वाली ऑप्शंस आप लोगों को भी बताऊंगा, ठीक है। सो हम सबसे पहले आपने क्या करना है, इन पेज को ओपन करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन पेज खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन पेज और कोरल, हम सपोज कर रहे हैं कि इन पेज और कोरल का आपस में इंटरेक्शन करना है हम लोगों ने, अभी सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो
इन पेज कैसा सॉफ्टवेयर है? उर्दू का सॉफ्टवेयर है, इसमें फ़ॉन्ट्स जो हैं वो उर्दू के हैं। इंग्लिश का जो प्रोग्राम है वो कैसा सॉफ्टवेयर है? वो इंग्लिश में है, उसके फ़ॉन्ट्स इंग्लिश के हैं। तो आप समझते हैं कि दोनों फ़ॉन्ट्स की कैटेगरी 100% डिफरेंट है। डिफरेंट है कि नहीं है? मतलब अगर आप उर्दू इन पेज खोलेंगे तो वहाँ पर फ़ॉन्ट का नाम आ रहा होगा, नूरी नस्तालीक और पता नहीं कि इस तरह के नाम है, ठीक है? वो सारे उर्दू टाइपिंग के फ़ॉन्ट्स। अगर मैं इंग्लिश का कोई प्रोग्राम खोलूँगा पहले, तो क्या होगा? मेमोरी के अंदर इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स सारे लोड हो जाएंगे। तो अगर मेमोरी के अंदर इंग्लिश के फ़ॉन्ट सारे एक ही दम लोड हो गए, तो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में फोटोशॉप भी इंस्टॉल है, विंडो भी इंस्टॉल है, एडोब भी इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इंस्टॉल है, कोरल भी इंस्टॉल है। तो अगर हम देखें कोरल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ये 3 अलग ब्रांड्स हैं। आप ये समझते हैं कि इन तीनों की फ़ॉन्ट्स भी अलग हैं, फ़ॉन्ट्स भी इन तीनों के अलग हैं, ठीक है? सो अब अगर हम इंग्लिश का कोई प्रोग्राम लोड करेंगे तो हो सकता है कि मेमोरी में जितनी जगह फ़ॉन्ट्स के लिए है वो इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स सारी जगह ऑक्यूपाई कर लें, और आप जब बाद में इन पेज खोलें तो इन पेज के फ़ॉन्ट्स को ओपन होने के लिए स्पेस ना मिले, जगह ना मिले, ठीक है? यानी कि वो सारे फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी लोड हो चुके हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें उर्दू और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन करना होता है, हम सबसे पहले इन दोनों में से इन पेज को खोलते हैं। पहले हम इन पेज खोलेंगे, हाँ जी, पहले हम इन पेज खोलेंगे, पहले हम इंग्लिश का प्रोग्राम नहीं खोलेंगे। मैंने आपको ये एक साइंस बताई है, ठीक है ना? अब किसी ने ये नहीं पूछना पहले इन पेज खोलने के बाद में इन पेज खोलना है। मैंने आपको साइंस बता दी है कि हमने क्यों खोलना है इन पेज को, पहले क्यों खोलना है। इसलिए खोलना है कि हम चाह रहे हैं कि जो उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं वो पहले मेमोरी में लोड हों, इसलिए हमने इन पेज खोलना है। ये बात ख़त्म हो गई है, ठीक है? यानी हमने पहले इन पेज खोलना है, फिर हमने कोरल खोलना है। अगर हम चाहें तो इन पेज से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लेके जा सकते हैं, अगर हम चाहें तो इन पेज से डायरेक्ट फोटोशॉप में भी लेके जा सकते हैं, मगर कॉपी करके नहीं बल्कि सेव करके। लेकिन मैं जब यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैं उसकी क्वालिटी से इतना सेटिस्फाइड नहीं होता, इमेज की क्वालिटी से जो मैं इन पेज में बनाता हूँ टेक्स्ट की। इसलिए मैं हमेशा टेक्स्ट को कॉपी करके लेकर जाता हूँ। यानी मैं इंग्लिश से कहाँ लेकर जाऊँगा? मैं इंग्लिश के प्रोग्राम से इन पेज से मैं लेकर जाऊँगा कोरल में, और कोरल से मैं लेकर जाता हूँ फोटोशॉप में। जस्ट क्लिक्स के ऊपर हो रहा होता है, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं वेस्ट होता। आपको अगर इसके शॉर्टकट्स याद होंगे तो आप क्विकली कर लेंगे, ठीक है? ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, ताकि अगर आपने इस लेसन को अगेन सुने, बजाय इसके कि क्यूरी करें कि ये क्या है। जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, अगर मैं कोई वीडियो देखूँ समझने के लिए और मुझे समझ में ना आए तो मैं उस वीडियो को अगेन एंड अगेन देख लेता हूँ, ठीक है? और पास कर करके देख लेता हूँ कि भाई कहाँ से मुझे समझना है इसको, राइट? तो ये तो क्लियर हो गया कि हमने सबसे पहले इन पेज खोलना है, फिर हमने कोरल खोलना है, ठीक है? मैंने ये भी बता दिया कि आप इन पेज से चाहें तो वर्ड में भी लेकर जा सकते हैं। सपोज कर लेते हैं एक बंदे के पास कोरल ड्रा नहीं है, ठीक है, उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और इन पेज है और फोटोशॉप है। तो जब तक उसके पास कोरल ड्रा नहीं है वो इन पेज से डाटा कॉपी करे और उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर ले, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से फोटोशॉप में भी लेके जा सकते हैं। इन पेज से डायरेक्ट फोटोशॉप में पेस्ट नहीं होगा, ठीक है? इसलिए कि फोटोशॉप जो है वो पिक्सल पेस्ट प्रोग्राम है, इन पेज पिक्सल पेस्ट प्रोग्राम नहीं है। लेकिन हम आ रहे हैं, इसको खोलता हूँ मैं, न्यू कर दिया। अब इन पेज में टाइपिंग करना, ठीक है ना? ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आपको टाइपिंग करनी सिखा सकूं। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर अटेंड करने के एक दिन के बाद इतनी टाइपिंग करनी आ जाएगी कि आपको पता लग जाए कि आप अपना नाम जब टाइप कर रहे हो तो कौन सी की से क्या नाम लिखा जाएगा, ठीक है? इसके लिए जो सबसे फ्रेंडली कीबोर्ड होता है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, मे बी वो फ्रेंडली आप लोगों के लिए ना हो, लेकिन फोनेटिक कीबोर्ड मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ्रेंडली होता है, ठीक है? मैं एडिट के मेन्यू में आया हूँ, ठीक है? ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, आप इसको अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हैं बाद में। एडिट के मेन्यू में आया हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं ड्राइव में रखूँगा। जब ये वीडियो बनेगी तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, तो इसको मैं ड्राइव में रखूँगा, ठीक है जी? यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रेफरेंसेस। यहाँ पर आएंगे हम, ये आपको ऑप्शन 1 सेट करनी पड़ेगी। यानी कि आपने इन पेज इंस्टॉल किया है, सिर्फ एक दफ़ा ये सेटिंग करनी है आपने, मतलब ये रोज़ाना की सेटिंग नहीं है ये वाली। सो यहाँ से आकर आपने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाने, और यहाँ देख रहे हैं फोनेटिक वर्ब है। हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम इन पेज इंस्टॉल करें यहाँ फोनेटिक ना हो, तो आपने यहाँ से फोनेटिक कर लेना। फोनेटिक का क्या मतलब है कि हम जैसे साउंड कर रहे हैं मोस्टली कैरेक्टर्स वैसे ही हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मैं पे लिखना चाह रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में कौन सा आएगा? पी आएगा, ठीक है? तो इसका मोस्टली 100% नहीं, मोस्टली इसी तरह के हैं। सो अगर आप इसका कीबोर्ड का व्यू देखना चाहें तो यहाँ से व्यू भी देख सकते हैं,
ठीक है। अगर आपको किसी कैरेक्टर की समझ में ना आ रही हो कि इंग्लिश का कौन सा कैरेक्टर लिखेंगे तो उसका उर्दू का कौन सा कैरेक्टर बनेगा, बस ये यहाँ तक ये बात की हम लोगों ने। इसका प्रिंट आउट निकालना होगा तो यहाँ से प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें। टाइपिंग करने के लिए उर्दू का न्यूज़पेपर या उर्दू की कोई बुक रखें, ठीक है। 1-2 घंटा टाइपिंग करेंगे तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ जाएंगे सारे। क्लोज कर देते हैं, इसे ओके कर देते हैं। नंबर 1 ये टास्क वंस कर लिया आपने। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ टाइप करना है। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर हमें कर्सर भी नज़र आ रहा है, टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर पे मैंने माउस रखा हुआ है जिसपे ए बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस टूल को यूज़ करना है टाइपिंग करने, इसे टाइटल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, इसे टाइटल बॉक्स बोलते हैं। सो आपने इस टूल की मदद से टाइप करना है। इधर आए हैं और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने कोई 15-20 लाइनें लिखी हैं, ठीक है, फिर पूरे पेज पे ही लिख लें, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं कैप्शंस के हवाले से तो उसमें हमें 2-3 लाइनें अलग-अलग लिखनी है, उन सबको अलग रखना है ना, हर लाइन को अलग रखना है, तो हम डिफरेंट टाइटल बॉक्सेस लगाएंगे। यानी कि मुझे 5 कैप्शंस उर्दू की दिखानी है तो मैं क्या करूँगा, 5 टाइटल बॉक्स लगा लूँगा और हर टाइटल बॉक्स में डिफरेंट टेक्स्ट लिख लूँगा, ठीक है। चलें जी, मैं यहाँ पे कुछ टाइप भी कर देता हूँ। क्या टाइप करूँ मैं, चले, यहाँ मैंने लिख दिया जी DHA मुल्तान, इतना ही मैंने लिखा है सिर्फ, ठीक है। इसका मैं फ़ॉन्ट बड़ा करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ा करते हैं, सेम उसी तरह ही करेंगे हम। जी ठीक हो गया। इसका अगर आप फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहे हैं और सॉरी फ़ॉन्ट नेम चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऊपर इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, 2 कैटेगरीज के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप इन पेज पे उर्दू भी लिख सकते हो और इन पेज पे इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो इसमें 2 तरह के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। हमने उर्दू का फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो ये आप जब 1 बाय 1 इन्हें करोगे तो यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है वो यही वाला फ़ॉन्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक करना हो तो और भी फ़ॉन्ट्स हैं, और इसके अलावा भी हम फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप कोई भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से, ये आपकी चॉइस है कि आप थंबनेल में कैसा डिस्प्ले दिखाना चाह रहे हो, टेक्स्ट की अपीयरेंस इस तरह करवानी है, आपने लिस्ट में से कोई सा भी फ़ॉन्ट चूज़ कर लें। अच्छा जी, ये लिख लिया हमने, पहला टेक्स्ट ये लिखा है। अब मुझे दोबारा से टाइपिंग करनी है, मैंने इसमें फॉर्मेटिंग भी कर ली, फ़ॉन्ट भी कर लिया, ठीक है। बजाय इसके कि मैं नया टेक्स्ट बॉक्स लूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो इसे Ctrl+C कर लें, ठीक है। एक तरीका ये है कॉपी करने का कि जस्ट इसको क्लिक करें, आपको इसकी बाउंड्रीज नज़र आ रही है, ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर कंट्रोल्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको एज ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना कहते हैं। और अगर मैं इस साइड पर आता हूँ टूल बॉक्स में और इधर से सेकंड टूल को यूज़ करता हूँ, सेकंड टूल वर्टिकल एरो बना हुआ है ना, एक वर्टिकल एरो बना हुआ है। इस टूल का मतलब क्या है कि आप एडिट करना चाह रहे हो, जैसे आई बीम टूल कहते हैं, ठीक है। अगर आप इन पेज में, इसका नाम आई बीम टूल होता है। वैसे आप, मैंने जब फोटोशॉप सीखा था ना, आपको मैं बताऊं, अगर हम फोटोशॉप के टूल्स के नाम देखें, किसी ने सीखा हुआ फोटोशॉप? सीखा हुआ, कितने मुश्किल नाम है ना। मैंने नाम देखे ही नहीं थे, मैंने बताऊंगा किया था, मैंने नंबरिंग याद कर ली थी अपने पास, पहला टूल कौन सा है, दूसरा टूल कौन सा है, तीसरा टूल कौन सा है, आपको रिकग्नाइज करने में आसानी हो जाती है। इसलिए कि फोटोशॉप फ्रेंडली नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। फोटोशॉप एडोब की प्रोडक्ट है, एप्पल के लिए बना हुआ है, इसलिए उसके टूल्स, उसके एक्शन सब एप्पल बेस्ड हैं। सो सबसे अच्छा तरीका याद रखने का ये होता है कि नंबरिंग के साथ टूल लिखें, कि टूल नंबर 1 दिस, टूल नंबर 2 दिस, टूल नंबर 3 दिस। याद रहेगा आपको, घर जाके भी याद रहेगा कि कौन से टूल की प्रैक्टिस की थी, काउंट करके देख सकते हैं आप, ठीक है। सो हम आई बीम टूल पर आते हैं और ये एक सिलेक्ट करने का मेथड है। ये मैंने आपको 2 सिलेक्ट करने के मेथड बताए हैं। एक मेथड में वो कैसे सिलेक्ट हो रहा है, पिक्चर के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, और एक में कैसे सिलेक्ट हो रहा है एज ए टेक्स्ट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एज ए टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो आप, ठीक है। अगर आप कुछ काम इन पेज टू इन पेज ही कर रहे हैं तो आप उसे एज ए टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कुछ काम एक्सटर्नल करना चाहते हैं तो आप उसे एज ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हम क्या कह रहे हैं, हमने तो इसे बाहर लेकर जाना है यहाँ से, तो हमने कभी भी इसको एज ए टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करना, ऑलवेज कैसे सिलेक्ट करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट। लें जी, हमने और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए अगर ये एज ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो, मिसाल के तौर पर जैसे हम आई बीम टूल में है, ये कर्सर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना कर्सर, इसके अंदर नजर हमें कर्सर नजर आ रहा है इसके अंदर, तो फिर आपने पहले टूल पर आ जाना है। ये सिलेक्ट टूल है इसका, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी हम पूरा इन पेज नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही काम किया हमने, लिख लिया हमने DHA मुल्तान। अब
या तो मैंने इसे कोरल में लेकर जाना है या मैंने इसे वर्ड में लेकर जाना है। हम इसे पहले कोरल में लेकर जाएंगे, ठीक है, फिर मैं इसे फोटोशॉप में लेकर जाऊंगा, फिर आपको ये भी बता दूंगा कि ये वर्ड में कैसे आता है। ये हो गया जी, इसकी कॉपी भी कर लें, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया, नज़र कुछ नहीं आया। मैंने कंट्रोल वी किया तो आप देखें आप कुछ नज़र आ रहा है आपको, कंट्रोल वी करने से नज़र आ रहा है, ठीक है। कॉपी तो आपको पता है ना, मेमोरी में कॉपी हो जाता है, कॉपी करने से कुछ दिखता तो नहीं है, ठीक है। कंट्रोल वी किया तो ये एक ऑब्जेक्ट सा नज़र आ रहा है छोटा सा माउस के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, इसका ये मतलब है। तो हम क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे लिखने हैं ताज़ा तरीन अपडेट्स, ठीक है। अब हम क्या, कौन सा टूल यूज करें, पहला कि दूसरा? हमने इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, अभी हम सेकंड टूल यूज करते हैं। जी, ताज़ा तरीन अपडेट्स लिख लिया जी हमने। अब हमने इन दोनों टेक्स्ट्स को फोटोशॉप में लेकर जाना है, मतलब टारगेट हमारा ये है। रूट क्या है हमारा, कोरल ड्रॉ, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस सारे को एज एक फाइल बनाकर भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। मैं क्योंकि उसको यूज़ नहीं करता, मुझे वो ठीक भी नहीं लगता, उसमें पिक्सल मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे पिक्सल्स आते हैं उसमें, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उसे कभी यूज़ नहीं किया। अदरवाइज आप चाहें तो फाइल में जाकर हमने कहाँ क्लिक कर दिया, सेव एज पे क्लिक कर दिया है, नहीं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। एक एक्सपोर्ट है, ये जिफ आ रही है आपके पास, टाइप देख रहे हैं कौन सी टाइप बन रही है। जिफ भी एक फाइल का फॉर्मेट होता है ना, इमेज का फॉर्मेट होता है, इमेज फाइल होती है आपके पास। और एक दो देखें, आपको पता लगा मैं कहां से कहां आ गया हूं। मैं दोबारा से बताता हूं, ये स्टेप देख लें। फाइल, फिर एक्सपोर्ट, उसके बाद यहां पर तो हमें एक ही टाइप नजर आ रही है ना, सिर्फ बाय डिफॉल्ट उसने जिफ किया हुआ है इसको। अब कोई बंदा ये ना कि मुझे इन पेज इस्तेमाल करना है, मैंने सिखा दिया, अब किसी का शिकवा ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे करना है, ठीक है। जितना काम आपको डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से चाहिए ना, इसका वो सारा आप कर लोगे आज के लेसन में। ब्राउज, और यहां से ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेव एज टाइप, कि इसकी टाइप क्या होनी चाहिए जी। नीचे लिखा हुआ है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, EPS, ये फाइल टाइप है जो कोरल फोटोशॉप सपोर्ट करता है। फोटोशॉप ये वाला फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। सो आप जिफ बना लें या EPS बना लें, दोनों सूरतों में फोटोशॉप के अंदर ये फाइल खुल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कई लोग हैं जो इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको ये बता भी दिया। अब हम आ जाते हैं उस तरीके पे जो मैं करता हूँ काम। इसको सिलेक्ट किया जी हमने, कंट्रोल C किया, हाईलाइट करके नहीं करना। अगर आप इसे एक्सटर्नली मूव कर रहे हैं तो आपने टेक्स्ट हाईलाइट नहीं करना, बल्कि उसे एज ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जो अगर वो एज ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है, तो आपने पहला टूल इस्तेमाल करते हुए उस पर क्लिक करना है, तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पर दोबारा सिलेक्ट हो जाएगा। कैसे दोनों दोनों तो नहीं हो सकती, क्या हो सकते हैं, तरक्की दी अभी तक। मतलब आप किसी 1 by 1 करते हैं ना, सिलेक्शन कैसे, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल हो जाती है ना चीज़, पहले एक को करेंगे फिर दूसरे को करेंगे। अगर आप पूरे पेज पे लिखेंगे तो फिर सारा टेक्स्ट चला जाएगा, फिर वहाँ जाकर आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। सो ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है कि एक को लिखेंगे और उसको ब्रेक करके एडजस्ट करके फिर दूसरा लिखेंगे। इधर आ जाते हैं जी, इसे कंट्रोल C किया और यहाँ से अभी मैं कोरल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, शर्त क्या रखी थी हमने कि पहले क्या खोलना है, हमने इन पेज खोलना है, फिर कोरल ड्रा खोलना है। अगर किसी वजह से इन पेज बंद हो गया, ठीक है, और आपसे पहले कोरल खुल गया, तो आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट्स यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, आपको यहाँ पर सिंबल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे फ़ॉन्ट्स की बजाय। इवन अगर आपने बाद में इन पेज बंद कर दिया कोरल ड्रा के अंदर आने के बाद, तो भी जो आपके फ़ॉन्ट्स होंगे वो सिंबल्स की शक्ल में आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। इधर आ गए हम, इधर ऑर्डिनरी पेज जैसे वर्ड में करते हो, एक्सेल में किसी भी प्रोग्राम में पेस्ट करते हो, कंट्रोल V कर दें जी। कंपैटिबिलिटी नहीं है इन पेज की और कोरल की, तो बहुत बड़ा आ गया। एक सूरत क्या है कि अब हमें अंदाजा हो गया कि कितना बड़ा हुआ, हम उसको कितना रिड्यूस करके इधर ले आए। एक तरीका ये है, ठीक है, लेकिन अगर रिड्यूस करके उधर से लाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेच नजर आना शुरू हो जाए जब हम उसे बड़ा करें, तो इसलिए हम इसको इसी साइज में रहने देते हैं।
अब मैं क्या करूँगा, मैंने 2-3 शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं यहाँ पे सिर्फ। मैंने कहा यहाँ पर मैंने सिर्फ 2-3 शॉर्टकट्स इस वक्त यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। पहला शॉर्टकट मैं यूज़ करने लगा हूँ शिफ्ट F2। अब ये कोरल ड्रा के शॉर्टकट्स की बात हो रही है, ठीक है। हम कोरल ड्रा में आगे हुए हैं, अब कोरल ड्रा का शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं शिफ्ट F2। शिफ्ट F2 क्या करता है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करके आपको दिखाएगा, जो कि इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा ना। एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको हमें फोकस करके काम करना है, इस वक्त वो नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट F2 कर देता हूँ, शिफ्ट की और F2 प्रेस कर देता हूँ। आगे नजर, मतलब एक कोरल ड्रा में आके आपको सिर्फ इतना काम आना चाहिए कि जैसे ही पेस्ट करें तो आपने शिफ्ट F2 करके उसे जूम टू सिलेक्टेड कर लेना, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने, आप देख रहे हैं ऊपर आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है और नीचे आपको पेज नजर आ रहा है। पेज बहुत छोटा हुआ है इस वक्त पेज का साइज बहुत छोटा हो चुका हुआ है। बेसिकली मुझे इस टेक्स्ट को उसी साइज में लेकर जाना है, पेज के साइज में लेकर जाना है ना। इवन पेज से बाहर होगा तो ये ट्रांसफॉर्म भी नहीं होगा यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। सो इसे पेज के साइज में लेकर आना है। कोरल ड्रा में एक शॉर्टकट होता है शिफ्ट की के साथ, यानी एक तरीका तो यही है ना कि माउस से पकड़ के स्ट्रेच करें और अनस्ट्रेच करें, यही तरीका है। वो बैलेंस स्ट्रेचिंग नहीं होती है। अगर आप शिफ्ट की को साथ प्रेस कर लेंगे और फिर स्ट्रेचिंग शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल बैलेंस स्ट्रेचिंग होगी, यानी वो चारों कॉर्नर से स्ट्रेच करेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो आप एक ही साइड से ऊपर खींच के ले जाएंगे या एक ही साइड से नीचे ले आएंगे। देखिएगा जरा, अभी जब मैं शिफ्ट को दबा के इसे करता हूँ, यानी एक फिंगर से आपने शिफ्ट की को दबाना है और फिर माउस को यूज करना है किसी भी कॉर्नर से, लाइक दिस। देखें जरा क्या हो रहा है, बैलेंस छोटा हो रहा है ना। अगर मुझे इतनी दिक्कत हो रही है ना ये इतना लंबा करने में, तो मैं थोड़ा सा करूंगा। मतलब एक तरीका तो ये ना कि मैं इसको पेज के साइज में एक ही एक्शन से ले जाऊं। एक तरीका ये है कि इसको मैं थोड़ा कर लूं जिससे मुझे फील होगा काफ़ी हो गया है, मुकम्मल नहीं हुआ अभी, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जी, हुआ है थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा हुआ है। और कोरल ड्रा के अंदर एक शॉर्टकट और होता है रिपीट का। कोरल ड्रा के अंदर एक शॉर्टकट होता है रिपीट का, कंट्रोल R, ठीक है। यानी आपने जो एक्शन किया है, मतलब मैं इसको और छोटा करना चाह रहा हूँ ना बेसिकली, और मेरा लास्ट एक्शन भी छोटा करने का ही था, तो अब मुझे दोबारा से वो शिफ्ट की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे स्ट्रेच करने की जरूरत है, बल्कि मैं क्या करूंगा, कंट्रोल R करूंगा। जी, छोटा हुआ फिर और उस वक्त तक करता रहूंगा कंट्रोल R जब तक मेरी रिक्वायर्ड में वो पहुंच नहीं जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ कोरल ड्रा में आपने 2 शॉर्टकट्स किए हैं, शिफ्ट F2 और कंट्रोल R किया, ऐसे ही है ना। अब एक और शॉर्टकट देख लेते हैं। अभी हमें पेज छोटा नजर आ रहा है। अगर आप इसका नॉर्मल जूम देखना चाह रहे हैं इस पेज का, तो शिफ्ट F4 कर लें। कोरल ड्रा के पेज का नॉर्मल जूम देखना है तो शिफ्ट F4 कर लें। आ गया, शिफ्ट और F4। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अभी हम यहां से इन पेज से लेकर आए हैं। अगर मैं इसी वक्त इन पेज क्लोज कर दूं, इसी टाइम पर मैं इन पेज बंद कर दूं, तो ये जो DHA मुल्तान है ये सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि इसमें फ़ॉन्ट्स यूज हुए हैं उर्दू के फ़ॉन्ट्स कहाँ लगे हुए हैं? इन पेज में। इन पेज बंद हो गया, ये सपोर्ट नहीं करेगा। इसका हल क्या है हमारे पास, ठीक है? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसके फ़ॉन्ट्स को किल कर देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना दें, ठीक है। हम इसके फ़ॉन्ट्स को ख़त्म ही कर देते हैं, यानी ये एज ए फ़ॉन्ट रिकॉग्नाइज ही ना करे। तो हमारे पास कोरल ड्रा में एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल Q, तो ये आपके ऑब्जेक्ट को कर्व कर देता है। यानी आपने जब भी फ़ॉन्ट्स को किल करना हो तो हम कंट्रोल Q कर देते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया और आप प्रिंटिंग प्रेस पे उसे लेकर जा रहे हैं, उसकी प्रिंटिंग करनी है। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट मौजूद है, वहाँ पर फ़ॉन्ट मौजूद नहीं है, तो एक तरीका होता है कि हम 7 फ़ॉन्ट्स कॉपी करके देते हैं, और एक तरीका ये होता है कि हम कंट्रोल Q कर देते हैं। कंट्रोल Q करेंगे तो वो वहाँ पर फ़ॉन्ट नहीं होगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आप उसे एज ए फ़ॉन्ट एडिट भी नहीं कर सकेंगे फिर, ठीक है। फिर वो कर्व बन चुका होगा, यानी कि वो एक शेप बन चुका होगा। आप उसे एज ए शेप कर सकते हैं, उसके ऊपर नोट्स बनी हुई आ रही होंगी जैसे शेप पर आ रही होती है। जी, अब हम मज़ीद कोरल ड्रा में नहीं जाते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ले जी, इसको मैंने साथ कर दिया कंट्रोल Q, ठीक है। हल्का सा उस पर एक्शन नजर आया आपको। अब ये एज ए फ़ॉन्ट नहीं रहा, अब इन पेज बंद होगा तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल Q करने के बाद इसे इन पेज से साथ इसका रिलेशनशिप खत्म कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ हमने और करनी है। ये जो DHA लिखा हुआ है इसकी आउटलाइन, आउटलाइन को समझाने के लिए मैं आपको ये जो कलर पैलेट आ रही है ना यहाँ पर इधर लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको देख रहे हैं क्रॉस बना हुआ है, एक क्रॉस बना हुआ है और एक नीचे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है।
सो मैं ये काम करता हूँ कि इस पर पहले लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, राइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, ठीक है। यानी कि जो लेफ़्ट क्लिक होता है वो उसका इनसाइड कलर होता है और जो राइट क्लिक होता है वो उसका आउटसाइड कलर होता है, आउटलाइन होती है। सो मैं किसी कलर पे राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन आ गई है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस अंडू कर रहा हूँ, उसी हालत में अंडू करके ले आया। हमें इन कलर्स के साथ भी कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ से हमने कोई इसकी कलर कॉम्बिनेशंस कुछ चेंज नहीं करने। यहाँ पर आपने सिर्फ इसकी आउटलाइन को हल्का सा थिक कर लेना है, इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा मुनासिब कर लेना है। इसकी आउटलाइन को मुनासिब करना होगा तो आप देख रहे हैं ये जहाँ पर नन लिखा हुआ है, ये टूल में जहाँ पर आपको माउस हिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसकी आउटलाइन का टूल है। आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आप इसको बेशक हेयर लाइन कर दें, हेयर लाइन प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। इससे भी ज़्यादा ठीक करना हो तो मैं सम टाइम हेयर लाइन करता हूँ, सम टाइम 0.5 करता हूँ, डिपेंड्स ऑन टेक्स्ट, किस तरह का टेक्स्ट है, ठीक है जी। इसको हमने 0.5 कर दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके देखें जब आपको चेंज भी नज़र आए। हाँ जी, नज़र आया ना, इतना थिक नहीं करना हमने, ठीक है। इसको सिर्फ हल्का फुल्का सा थिक किया हमने। यहाँ से हम कह देते हैं इसको 0.5, ठीक है। कर्व भी हो चुका हुआ है, कलर इसको अंदर दे दें वापस दोबारा से जी। अब इसका फाइनली इसने अब कहाँ जाना है, यहाँ से इसने कहाँ जाना है जी, अब फोटोशॉप में जाना है, ठीक है जी। अब आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, सिंपल। अब मैं कोरेडा बिल्कुल नहीं सिखा रहा, अदरवाइज तो मैं आपको इसकी और बहुत सारी ऑप्शंस भी बता सकता हूँ, लेकिन हमारा ये कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। हमारा कंसर्न थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, हम सिर्फ वो देख रहे हैं। यहाँ से हमने इसे Ctrl+C किया, उसके बाद हम यहाँ से फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। और साथ ही मैंने आपको पैरेलल एक चीज़ और भी बताई थी कि हम इसको वर्ड में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। जितनी देर में ये खुल रहा है जरा वर्ड को भी खोलते हैं साथ ही, ताकि आपको वर्ड में लाने का तरीका भी पता लग जाए। खुल गया जी फोटोशॉप। फोटोशॉप खुल गया है। इंटरनेट हमारा नहीं चल रहा, अपना चला लें। ये मैं क्यों चलाने लगा हूँ, इसकी क्या जरूरत पड़ गई है हमें। हाँ जी, यहाँ से जरा नेट खोलें। हम कह रहे हैं हमने YouTube का थंबनेल बनाना है। तो YouTube के थंबनेल के लिए रिकमेंडेड साइज क्या होगा? यहाँ जी मैंने लिख दिया YouTube थंबनेल साइज, ठीक है। हाँ जी 1280, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वहां पे जो इमेज लेना है वही साइज का लेना है। इधर आ जाते हैं या इमेज लगा लेते हैं। हाँ जी, क्या रिकमेंडेड साइज था? बाय 720 था ना। चलो जी, बन गया। ये इसका इमेज साइज हमारे सामने आ चुका हुआ है। अब हमने यहाँ पर उस टेक्स्ट को लेकर आना है। कोई स्पेशल तरीका नहीं है, सिंपल पेस्ट करेंगे। हाँ जी,
अटेंडेंस लगानी है आपने जी, अटेंडेंस लगवा लें स्टूडेंट्स।